नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो एसएससी जीडी और एमटीएस 2026 के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी। आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने सभी के सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व किया है। जो एसएससी हर बार पूछती है उन्हीं को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहे और नंबर इंक्रीज भी हो पाए। तो आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की बात करेंगे बिना किसी देरी के साथ। जो 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, जॉर्ज साइमन ओम 1827 में एक सूत्र यानी फॉर्मूला प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध थे। यह किसका वर्णन करता है? तो जॉर्ज साइमन ओम 1827 में एक फॉर्मूला उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो बात की गई है तो यह किसके लिए वर्णन करता है, यानी इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो जॉर्ज साइमन की बात करें तो उनके द्वारा धारा प्रवाह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह फॉर्मूला जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा 1827 में दिया गया था। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र कौन से थे? तो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसके मुख्य लक्ष्य कौन से थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी पहली पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि पर बल दिया गया था, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। तो यह दोनों पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें पहली हेराल्ड डोमार्ड के नाम पर थी और दूसरी थी पीसी महालनोबिस के नाम पर। तो इसलिए दोनों के मॉडल पर आधारित थी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि और उद्योग क्षेत्र पर थी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? यानी नीचे 4 नववर्ष के त्यौहार दिए हैं, उनमें से पूछा है मराठी यानी महाराष्ट्र में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी गुड़ी पड़वा, जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक नव पर्व है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा है, सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्तोत्रगान के रूप में जाना जाता है? तो सूक्त की बात करें तो यह कौन से अर्थ यानी वेद में दिया हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सूक्त की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऋग्वेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? यानी संविधान के कौन से अनुसूची में शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और शक्तियों के पृथक्करण की बात करें तो यह 7वीं अनुसूची में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 7वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद किससे अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख कहाँ पर है? यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को उसके पद से हटाने का प्रावधान है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी अनुच्छेद 94 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश या त्यागपत्र से हटाने का उल्लेख मिलता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 94 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में
केंद्रीय संस्कृति मंत्री नियुक्त किया गया था? तो जून 2024 में किसे केंद्रीय शक्ति मंत्री नियुक्त किया गया था? संस्कृति मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत को जून 2024 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जनसंख्या सबसे अधिक कौन से राज्य की है, यानी जो पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है उनमें कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पूर्वोत्तर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या असम राज्य की है और सबसे कम की बात करें तो वह मिजोरम की हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 और सबसे कम की बात करें तो वह मिजोरम की हो जाएगी। और जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें जो कि सबसे कम कहाँ की रही है, जो कि नेगेटिव में रही है, तो यह नागालैंड की रही है। यह भी आपको याद रखना है कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की रही है, तो यह नागालैंड की रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है सिक्किलमाला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? तो सिक्किलमाला चंद्रशेखर की बात करें तो उनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सिक्किलमाला चंद्रशेखर का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, बांसुरी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा है नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, या जिसे हम SRS के नाम से जानते हैं, 2020 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो सबसे अधिक प्राकृतिक वृद्धि दर कौन से राज्य की रही है जनसंख्या की? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बिहार की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिहार की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है खाना बनाना सीखते समय राजेश ने देखा कि जब वह 1 दर्जन मूंगफली को ग्राइंडर में पीसता है तो उसमें से तेल निकलने लगता है, जबकि 1 कटोरी जीरा पीसने में उसे तेल नहीं निकलता है। इस अंतर के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसके लिए आपको सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी मूंगफली में मौजूद वसा के कारण तेल निकलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र यानी सेक्टर में सभी व्यावसायिक संस्थाएं, निगम और भागीदारियां शामिल है, यानी जो 3 क्षेत्र होते हैं उनमें से कौन से क्षेत्र में सभी व्यावसायिक संस्थाएं, निगम और भागीदारियां शामिल होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी फर्म सेक्टर में सभी के सभी व्यावसायिक संस्थाएं और नगर निगम की भागीदारियां आती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फर्म सेक्टर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है भारत में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का 30वां संस्करण कब किया गया था? तो भारत में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का 3रा संस्करण कब किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी फरवरी 2023 में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का 3रा संस्करण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो पूछा जा सकता है कि एशियाई खेल 2014 में भारत के पुरुष हॉकी टीम के द्वारा कौन सा पदक प्राप्त किया गया था? तो आपको यह भी याद रखना है कि उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था और यह कितने वर्षों बाद जीता गया है, इसके बारे में इस प्रश्न में पूछा है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 16 वर्षों के बाद भारत ने एशियाई खेलों में हॉकी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 16 वर्षों के बाद भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था। अगस्त ऑफर की बात करें जो कि 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था, तो वह कौन से सरकारी अधिकारी के द्वारा दिया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त ऑफर भारत को 1940 में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त ऑफर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी का भूमिका निभाती है, यानी वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या भूमिका निभाती है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका ऑप्शन 4 जमा सही हो जाएगा, जिसमें वे विभिन्न देशों में उत्पादन और बाजारों को एकीकृत करने का कार्य करती है, जो कि वैश्वीकरण में का कार्य करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे विभिन्न देशों में उत्पादन और बाजारों को एकीकृत करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है पर्णपाती वन और ट्री श्रेड ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। तो पूछा है पर्णपाती वन और ट्री श्रेड ग्रासलैंड वन किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और बात करें तो पर्णपाती वन मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु में पर्णपाती वन और ट्री श्रेड ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई है। तो इनमें से कौन सा नृत्य है जिसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सूची में शामिल किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी छऊ नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में 9वें स्थान पर शामिल किया गया है। इससे पहले इसमें 8 नृत्य शामिल थे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छऊ नृत्य को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है पद्मश्री से सम्मानित होने और मोहिनी अट्टम की कलाकार कलामंडलम क्षमवती पवित्रन का संबंध भारत के किस निम्न में से किस राज्य से है। तो पद्मश्री से सम्मानित और मोहिनी अट्टम की कलाकार कलामंडलम श्रमवती पवित्रन का संबंध भारत के किस राज्य से है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी उनका संबंध केरल राज्य से हो जाएगा। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, केरल से। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य भी है, तो इसलिए इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, केरल से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है, यानी इसमें से 3 लाभ शामिल है और 1 लाभ नहीं है, तो वह कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें बात करें निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी करना, यह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ नहीं है। बाकी तीनों इसके लाभ है। तो इसके लाभ की बात करें तो सरकार के लिए बिजली की कीमतों में कमी करना, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और घरों के लिए मुफ्त बिजली करना, ये इसके लाभ हैं। बल्कि ऑप्शन नंबर 3, यानी निजी क्षेत्रों के लिए बिजली की कीमतों में कमी करना, यह इसका लाभ नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में एसएससी के पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आगे आने वाले जो भी अपडेट के वीडियो हैं उनको देख पाएँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।